नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आज आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूँ। हर बार मैं आपको कुछ नया कंसेप्ट, नई आइडिया, नया सुझाव कुछ देने की कोशिश करता हूँ और उसकी वजह आप जानते हैं मैं ये क्यों कर रहा हूँ, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जब से बैंकिंग कर रहे हो आप तब से जानते होंगे कि अगर कोई बंदा आपसे लोन लेने के लिए आता है, क्रेडिट लेने के लिए आता है, तो उसका क्रेडिट वर्दीनेस किस तरह से चेक किया जाएगा। मैं जब रूरल इंडिया में काम कर रहा था तो उस वक्त एक पुराने स्टाइल का एक मेथड था कि जितनी भी आजू बाजू की बैंक्स हैं उन सब से एनओसी लेके आओ कि हमारा किसी से कर्जा नहीं है या कहीं ओवरड्यूज नहीं है। तो बोरोवर यूज्ड टू ब्रिंग दैट लेटर, लेकिन उसमें बहुत सारी परेशानियाँ होती थी कि कई बैंक उसको देते ही नहीं थे, एनओसी ही नहीं देते थे। और फिर वो ऑडिट में आता था कि आपने फलाने बैंक का एनओसी लिए बगैर ये बंदे को कर्जा कैसे दिया। तो ये जो पुराना मसला था ये लगभग 2000 के आसपास ख़त्म हो गया। ख़त्म कैसे हो गया? तो 2000 में क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो was incorporated. It was in the year 2000. That is, Credit Information Bureau was incorporated in 2000 and it started its operation somewhere in 2006. और ये बाद में ये एक्ट भी पारित हुआ लगभग 2005 के आसपास। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट भी पास हो गया और उस एक्ट में सेक्शन 2 में एक प्रोविज़न था कि जितनी भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है उन सबको इसका मेंबर होना ज़रूरी है। उस वक्त सिविल एक ही था। बाद में और 3-4 कंपनियाँ आई, जैसे कि तुम्हारी इक्विफैक्स है, एक्सपीरियन है, CIRF हाईमास्क है, ऐसी 3-4 कंपनियाँ आ गई। 2015 में रिजर्व बैंक ने और एक सर्कुलर निकाला कि भाई लोगों, ये जितने भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है इसकी मेंबरशिप आपको लेना अनिवार्य है। अब सिर्फ मेंबरशिप लेके क्या करोगे आप? मेंबरशिप लेके तो कोई मतलब नहीं है। सो यू शुड नो दैट हाउ टू यूज योर मेंबरशिप वेरी इफेक्टिवली। नॉर्मली बैंक जो है वो सिबिल के रिपोर्ट ज़्यादा इस्तेमाल करती है, दैट इज़ क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। वो ट्रांस यूनियन ने बाद में ले लिया और दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो बोरोवर्स के क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती है। अब ये बोरोवर्स के बारे में, क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन देती है तो उनका एक तरीका है। वो तरीका ये है कि दे गिव क्रेडिट स्कोर फॉर द बोरोवर विच इज़ इन 3 digits and the credit rating companies expect that these 3 digits should be indicator of the credit worthiness। मैंने देखा है कि कई छोटी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, बड़ी तो सब इस्तेमाल करती हैं, ये सिविल के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। ज़्यादा ध्यान किसके ऊपर होता है? पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल कॉन्टैक्ट, आई नो दिस फेलो, दैट काइंड ऑफ थिंग। रिजर्व बैंक आजकल ये पूछ रही है आप सिबिल का किस तरह से इस्तेमाल करते हो और आपके अप्रेजल नोट में उसका सिबिल स्कोर आता है क्या। तो मैं थोड़ा सा सिबिल स्कोर के बारे में बात करूंगा आज के वीडियो में, जिसे एज अ लेंडर ये क्रेडिट स्कोर का इस्तेमाल किस तरह से करना है। आपके जितने भी क्रेडिट में काम करने वाले बंदे हैं उन सबको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है इंडिविजुअल बोरोवर का, उसका मतलब क्या होता है और कितना स्कोर अच्छा होता है, क्या स्कोर अच्छा होता है, इसके कंटेंट्स क्या है, ये स्कोर किस तरह से निकाला जाता है। और छोटे छोटे रिपोर्ट में आने वाली जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, शायद मैं सब नहीं बता पाऊँगा क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स आर देयर, लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने की आज कोशिश करूँगा। तो ये आपको मैंडेटरी CIC का मेंबर होना मैंडेटरी है, चारों कंपनियों का मेंबरशिप होना मैंडेटरी है। 2015 से ये मैंडेशन आ गया है। इस सिबिल के बारे में मैं ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि सिबिल इज़ अ पॉपुलर फॉर्मेट। वो सिबिल नॉर्मली ये कहता है कि 300 से आगे नॉर्मल उनका स्कोरिंग आता है और ये कहा जाता है कि 750 या 760 के ऊपर का जो स्कोर अगर किसी बोरोवर का है तो उसको ग्रीन जोन कहते हैं टेक्निकली। ग्रीन जोन का मतलब है कि जो बोरोवर का
रेटिंग स्कोर 765 या 750 जो भी आप नंबर पकड़ेंगे उसके ऊपर का है, तो उसका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है, उसका नाम अच्छा है बोरोस मार्केट में, ही इज़ अ गुड बोरो, आइडेंटिफाइड एज अ गुड बोरो, नॉन डिफॉल्ट मेकिंग। लेकिन इसके अलावा ये जो स्कोर है, इसके अलावा रिपोर्ट में कई सारी जानकारियाँ उसमें आती है, और वो जानकारियाँ जो होती है आपका, इनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आता है, कॉन्टैक्ट नंबर आता है, कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, इन्होंने किस लेंडर से इन्होंने लोन लिया है, कहाँ डिफ़ॉल्ट किया है, डिफ़ॉल्ट कितने दिन का है, या फिर ये जो बंदा है ये बहुत सारे लोगों से लोन ले रहा है क्या। इन सब की जानकारी मैं थोड़ी थोड़ी देने की आपको कोशिश करूँगा। तो मैंने ये बता दिया कि 750 के ऊपर स्कोर है, आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, यू शुड बी कंफर्टेबल फॉर लेंडिंग। 750 के नीचे अगर उसका स्कोर आता है, समझो 600 है, 550 है, किस वजह से 600 और 550 आता है, उसकी कई वजह होती है। और कई बार बोरोर का क्रेडिट स्कोर 0 आता है, स्कोर ही नहीं है, क्योंकि इस बंदे ने कभी किसी से लोन नहीं लिया है। तो उसके बारे में 2 इंडिकेशंस आते हैं, NA दैट इज नॉट अवेलेबल, क्रेडिट हिस्ट्री नॉट अवेलेबल, NH नो हिस्ट्री इज अवेलेबल। तो बोरोर अच्छे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इनकम, एम्प्लॉयमेंट, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ये आप देखना चाहिए। दूसरी बात, जो एप्लीकेंट है वो आपको पैन देगा, आधार देगा, और शायद ये नहीं बताएगा कि मैंने कहीं से लोन पहले लिया है। तो ये जो स्कोर है ना, और ये रिपोर्ट है, क्रेडिट रेटिंग का जो रिपोर्ट आता है, ये रिपोर्ट में बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है। तो पहली चीज़ क्या होती है, आपने जब बोरोर की इन्फॉर्मेशन ले ली, प्रपोज्ड बोरोर की इन्फॉर्मेशन ले ली और वो क्रॉस चेक कर ली, किसके साथ, क्रेडिट रिपोर्ट जो आता है सिबिल से, उसके साथ क्रॉस चेक कर ली। अभी इसने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो सच है या झूठ है, उसका जजमेंट आपको लेना है। इन्होंने अगर कुछ झूठ कहा है और रिपोर्ट कुछ अलग कह रहा है, तो यू हैव टू क्वेश्चन हिम। एट द सेम टाइम द मैन इमीडिएटली बिकम्स नॉन ट्रस्टवर्दी, झूठ बोल रहा है। क्रेडिट वर्दीनेस शायद रहेगा, लेकिन झूठ बोल रहा है। कोई भी बोरोर आपके बैंक से कर्जा लेने के पहले अगर झूठ बोलता है, तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं आपको क्या करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ये जो स्कोर आता है, इस रिपोर्ट में एक रेड बॉक्स आती है। वो रेड बॉक्स किस लिए आती है कि जो अकाउंट डिटेल्स सिबिल के पास है, वो अकाउंट डिटेल्स में कुछ डिस्प्यूट है, और ये जो रेड बॉक्स है आपको अच्छी तरह से देखना है। क्यों देखना है? इसके अलावा कोई वैल्यूज़ रिपोर्ट देता है, जैसे कि ये इनका पिछले बैंक का लोन रिस्ट्रक्चर्ड है, रिटर्न ऑफ है, सेटल्ड है, ऐसी सब इंडिकेशंस रिपोर्ट में आती हैं। रिटर्न ऑफ है, सेटल्ड है, इस तरह का अगर कमेंट्स अगर इसमें आता है, तो आपको यू शुड बी ऑन गार्ड, क्योंकि सिबिल का रिपोर्ट जब बनता है किसी भी इंडिविजुअल का, तो क्या क्या लेते हैं, वो लेते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, पैन, डेट ऑफ बर्थ, आधार। अब ये जो डिटेल्स आते हैं वो आपको ओरिजिनल एप्लीकेशन आपके पास जो बोरोर लेके आता है उससे कंपेयर करना ज़रूरी है, वो सही है नहीं है। पैन कुछ गलती दिया है, आपने चेक ही नहीं किया, तुम्हारे पास पैन दे दिया है, सिबिल में कोई और पैन है, नीड टू क्वेश्चन, बिकॉज देयर आर बोरोर्स हु हैव ऑब्टेन्ड 2 पैन्स, 2 आधार्स, उनकी चोरी पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल, why and how as a lender you need to check all these things। इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स भी आ जाते हैं। इनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अलावा इनके एम्प्लॉयमेंट की इन्फॉर्मेशन भी इसमें पूरी तरह से आ जाती है। इनका क्रेडिट बिहेवियर जो है वो ट्रैक हो जाता है। वो ट्रैक होने के बाद में आप इसका जजमेंट ले सकते हो। इनका अगर किसी बैंक में अकाउंट सबस्टैंडर्ड है, एनपीए है, डाउटफुल है, वो भी आपको क्लियर कट आ जाता है। और इन्होंने एक क्रेडिट रिपोर्ट में एक कंसेप्ट दिया है। क्या कंसेप्ट दिया है? डेज पास ड्यू, यानी इनका जो ईएमआई जो पे करना था वो कितने दिन थका हुआ है, हाउ मेनी डेज इट इज ओवर ड्यू। अगर ऐसे में है तो ऐसे में है या नहीं है।
अब क्रेडिट स्कोर जो निकलता है उसको दो तरीके से देखा जाता है। एक तरीका ऐसा होता है कि अगर बंदा खुद अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है तो उसको सॉफ्ट इंक्वायरी कहते हैं। तो ये जो सॉफ्ट इंक्वायरी होती है इससे इनका स्कोर जो है वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकिंग हिज क्रेडिट स्कोर कैन डैमेज हिज क्रेडिट स्कोर। हाउ इज दैट? अल्गोरिथम्स है इसमें। इसने 10 बैंक में जाके पैसा मांगा है और 10 लोगों ने सिबिल का रिपोर्ट निकाला है, तो दर दर की ठोकरें खा रहा है, दर दर भटक रहा है, इसका रिपोर्ट इसी वजह से अफेक्ट हो गया है। तो ये जो क्रेडिट वर्दिनेस का इंडिकेटर जो है इसका इंटरप्रिटेशन आपको बहुत अच्छी तरह से करना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि राइट ऑफ है, सेटल्ड है, रिस्ट्रक्चर्ड है, इसका इंटरप्रिटेशन आपको किस तरह से करना है। या अभी कोविड में अगर इसका अकाउंट रिस्ट्रक्चर हो गया, बाद में भर दिया, लेकिन रिस्ट्रक्चर का रिमार्क है उसकी डिटेल्स आप लो कि यू हैव टू गिव हिम द बेनिफिट। कोविड में अगर बंदा अटक गया है और अकाउंट रिस्ट्रक्चर हो गया है तो यू हैव टू गिव हिम बेनिफिट। सेटल किया होगा तो भी बेनिफिट देना होगा, क्योंकि आपके पास जब आएगा, उसने अगर खुद ने आपको बोला कि मेरे फलाने बैंक में आई हैव सेटल द अकाउंट, यानी कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट किया है, या ओटीएस में गया है, या राइट ऑफ किया है, द टेस्ट ऑफ रिपोर्ट कम्स व्हेन बोरोअर्स गिव यू इंफॉर्मेशन। उसने अगर इंफॉर्मेशन ये दे दी कि मेरा ये सेटल हो गया है, मैंने राइट ऑफ किया है, यू शुड बी कंफर्टेबल, बिकॉज यू कैन टेक अ प्योर क्रेडिट कॉल। उसका स्कोर भले ही 500 हो, उसका स्कोर भले ही 600 हो, वो सिबिल के दृष्टि से स्कोर अच्छा नहीं हो, बट देयर आर सब्सटेंशिएटिंग एविडेंसेस, बिकॉज सिबिल score is computed on the basis of certain assumptions, certain logarithms. अभी भी ये जो logarithms है, कुछ ऐसी चीजें होती है वो फैक्टर नहीं कर पाती है। तो you as a banker has to look at the credit report in such a way that you discuss with the borrower and check the information that he is going to give, and then arrive at a credit decision with proper information. आपने अगर 500 का क्रेडिट स्कोर है, उसको अगर आपने लोन दिया, क्रेडिट अकोमोडेशन दिया, रिजर्व बैंक आपको पूछेगी नहीं कि आपने 750 के पहले कैसा दिया, ये नहीं पूछेगी। लेकिन वो ये पूछ सकती है कि इतने लो रेटिंग वाले को आपने पैसा देने की वजह क्या थी। तो वजह आपके अप्रेजल नोट में आना ज़रूरी है। आपने अगर 500 या 600 के क्रेडिट स्कोर वाले को लोन दिया, द लोअर स्कोर एंड द रीजंस देयर ऑफ, दे आर रिक्वायर्ड टू बी मैच्ड प्रॉपर्ली। इसमें और एक परेशानी चल रही है, वो ऐसी है कि रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वंस अगेन गेव अ डेटा फॉर्मेट फॉर रिपोर्टिंग टू वेरियस क्रेडिट कंपनीज। अभी हर एक बैंक अगर डेटा फॉर्मेट ठीक तरह से इन्फॉर्म नहीं करती है, then you will have its impact on the credit score. आपके बोरोर का लोन बंद हो गया और आपने इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो क्या करोगे आप? उसका स्कोर नीचे हो जाएगा और वो चिल्लाएगा। आपको किसी भी क्रेडिट कंपनी से उसके स्कोर इंप्रूवमेंट करने में 3 या 4 महीने लग जाते हैं। तो ऐसी गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि ये गलती करना वो इंडिविजुअल का क्रेडिट स्कोर ख़राब करने के लिए जिम्मेवारी आपकी होगी। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लॉरिंग ऑफ हिज क्रेडिट स्कोर। So you need to take up the issue with the credit information companies, whichever it is, and see to it that the quality of credit rating ratio goes up. अगर ये क्वालिटी अच्छी हो जाती है पूरे इंडिया में, तो जो 30-40 साल पहले एनओसी लेने का मामला था ना, वो तो अभी बंद ही कर दिया है, कोई लेता नहीं है। सिविल का स्कोर रिपोर्ट ले लिया, बात खत्म हो गई, क्योंकि सिविल गिव्स यू कंप्लीट इनपुट एंड देन ऑल दीज लोन्स आर अंडर मल्टीपल बैंकिंग। लेकिन अगर किसी बोरोर ने एक बैंक से लोन लिया, उसका लोन अच्छा चल रहा है, वो आपके पास आ रहा है, वो बैंक का भी लोन चलता रहे, आपके बैंक का भी लोन चलता रहे, इट्स नॉट अ गुड साइन, इट्स नॉट अ गुड साइन। यू टेक ओवर द लोन फ्रॉम द अदर बैंक, मेक हिम बैंक विथ यू। उसको वो बैंक में भी वो बैंकिंग करेगा, उस बैंक में भी आप वो EMI भरते रहेगा, तुम्हारे बैंक में भी भरेगा।
is a situation where operational control becomes weak. Don't let that operation control become weak. Use CIBIL religiously, effectively for every type of borrower. You will get every type of borrower's credit rating score. Interpret it properly. Incorporate the interpretation, your interpretation, into the credit appraisal note. You are free. Even if tomorrow that account becomes NPA for whatever reason, you will not be asked questions how you have done the appraisal. There is one more area which I would like to share and talk with you. You know that all banks are required to give information to CRILC, that is a central repository, for a limit above 5 crores. हम जब हमारे यहाँ 5 करोड़ की लिमिट रिव्यू करने जाते हैं हर साल, समझो वर्किंग कैपिटल लिमिट है, उसको हम रिव्यू करने जाते हैं, तो हम में से कोई भी बंदा, आपको जो लॉगिन अवेलेबल है वो लॉगिन का यूज करके क्रिल्क के रिपोर्ट में इस बोरोवर के बारे में क्या है, आपसे 5 करोड़ लिया, किसी और बैंक से और 2 करोड़ लेके रखा, पता ही नहीं है आपको। एक तो वो सिबिल में आएगा, दूसरा वैल्यू आया होने की वजह से वो क्रिल्क में भी आएगा। So you need to pull up your socks so as to ensure that make use of this credit information companies very effectively to arrest the entry of non-performing borrower in your bank. If you are not doing it, start doing it quickly. There are quite a few banks which were punished by Reserve Bank of India for not having membership of all CICs. If you have not made, or you have not applied to various CICs which exist and you have not gone for the membership, पैसा देना पड़ता है सर, बहुत 3-4 लाख का खर्चा हो जाता है। अपने लाइसेंस लिया है ना रिजर्व बैंक से, दिस इज अ मैंडेटरी एक्सपेंडिचर यू नीड टू डू। सिंपली मेंबरशिप लेने से कोई काम नहीं बनता है। आपको क्या करना है? यूज द रिपोर्ट्स इफेक्टिवली। इफ यू डू दैट, योर बैंक विल बी सेफ। मैं इसी तरह की कुछ चीज़ें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। वजह एक ही है कि आपकी बैंक अच्छी रहे, आपकी बैंक ग्रो करे, मिनिमम एक्सीडेंट्स हो, आप कंप्लायंट रहें। आपको मेरे विचार और जो मैं आपसे बात करता हूँ अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कॉर्पोरेट बैंकिंग इंडस्ट्री के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको सबको वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।